नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक अलग कहानी है। कहानी का नाम है बासी भोजन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी का जन्म एक छोटे गांव में हुआ था। 20 वर्ष की मीनाक्षी जहां रहती थी, उस गांव में बच्चियों की शादी कम उम्र में हो जाया करती है। लेकिन विवाह को लेकर मीनाक्षी के मन में बहुत डर बैठा हुआ था, क्योंकि उसने ससुराल के संबंध में, ससुराल के लोगों के विषय में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। सास बहू को बहुत तकलीफ देती है, नंदे भाभी से जल रखती हैं, और कभी कभी दहेज के लोभ की वजह से सास और ननंद मिलके बहू को घर से निकाल कर उसके पीहर भेज देती हैं। बचपन से वो यही बातें सुनती आ रही थी कि ससुराल एक बड़ी खतरनाक जगह होती है, जहाँ फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है बहू को। मीनाक्षी के साथ क्या हुआ, सुनिए उसी की जबानी। लेकिन मेरे ससुराल में जब मैं पहुंची तो मुझे समझ में आया कि दुनिया में सभी ससुराल के लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुराल के लोग तो बहुत अच्छे थे। मेरी सासू जी ने मुझे बताया था कि शादी के शुरू के कुछ समय मुझे अपने पति के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। मेरा पति राघव भी बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत ध्यान रखता। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, वैसे वैसे मैं अपने रूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन बाहर का दृश्य देखकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस दृश्य को देख के मैं बहुत दुखी थी, घर के लोगों पर उस दृश्य का कोई असर ही नहीं पड़ता था। घर के लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे। घर में सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते। लेकिन मेरे ससुराल के जो प्रमुख व्यक्ति थे, मेरे ससुर 2 दिन पहले का रखा हुआ बासी भोजन करते। मैं ये देखकर दंग रह गई। ये कोई बात तो ना हुई। शादी के 1 सप्ताह के बाद में मैं सबके साथ में भोजन करने के लिए बैठी थी। सभी लोग एक साथ खाना खा रहे थे। खाना अच्छा भी बना था। तभी मेरी सासू माँ ने पीछे पलंग पर बैठे हुए मेरे ससुर जी को एक थाली में भोजन निकाल कर दिया। मैंने एक नज़र थाली को देखा तो सन्न रह गई। उस भोजन को बासी होने के साथ साथ दुर्गंध आ रही थी। 3-4 दिन पहले का रखा हुआ भोजन मेरी सासू माँ ने ससुर जी के सामने रख दिया। मेरे ससुर जी का चेहरा उतरा हुआ था। बेचारे गर्दन नीची करके जैसे तैसे एक एक रोटी का गस्सा मुंह में डाल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल के लोग सभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और इतने भले स्वभाव के थे। फिर मेरी सासू माँ ससुर जी के साथ इस तरह से क्यों रहती थी, क्यों उन्हें बासी भोजन दे रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोले भी नहीं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर में वही खाने के समय मैंने जब अपने ससुर जी को रात का बचा बासी भोजन खाते देखा तो मैं अपने आप को रोक न सकी। बाकी सब लोग तो ताज़ा भोजन कर रहे थे, फिर ससुर जी को ही बासी भोजन। शायद मेरे ससुर जी को बासी भोजन ही अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे उस समय लगा। लेकिन जब मैंने अपने ससुर जी के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत बेबस दिखाई दे रहे थे और बड़े मुश्किल से वो एक एक गस्सा मुंह में डाल के चबा रहे थे। एक पल के लिए मैंने अपने घर के बाकी लोगों की तरफ देखा। वे सब खाना खाने में मग्न थे, जिनमें मेरी 2 ननंदें थी और एक देवर भी था। मेरी सासू जी भी वहीं बैठी हुई थी। सभी लोग प्रसन्नता से भोजन कर रहे थे, लेकिन उनके पिता को बासी भोजन खाते देखकर भी किसी के चेहरे पर एक जरा सी सलवट नहीं आई थी। मैंने मेरे पीहर में तो यही देखा था कि माँ अच्छी अच्छी जो चीज़ें रहती थी, जो भी अच्छी डिश बनती होती, उसमें से माँ पहले पिता के लिए निकाल के रखती थी। हम अपने पिता का बहुत आदर करते थे। हमारी माँ पहले पिता को भोजन परोसती थी, और वो भी ताज़ा और गरम गरम। उसके बाद ही माँ हम सबको खाना खाने बिठाती थी। हमारे घर में तो एक अलग ही तरह का वातावरण था। लेकिन ससुराल का ये वातावरण देखकर मेरे अंदर दुख तो था, साथ ही घबराहट भी थी। यहाँ तो जैसे मेरे ससुर जी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और ये केवल मेरी सासू जी ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। सब अपना अपना खाना आराम से खा रहे थे। मेरे ससुर जी सूखी हुई रोटी बासी रसदार सब्जी में जैसे तैसे डुबा डुबा कर बड़े कष्ट से चबा चबा के खा रहे थे, और खाने की जगह पानी ही ज़्यादा पी रहे थे, क्योंकि उन्हें बासी अन्न शायद चबाने में मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे पति भी भोजन करने में मगन थे। वे भी अपने पिता की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थे।
शुरुआत के 10-15 दिन तो मैं इस सब को मूक दर्शक बन के देखती रही, क्योंकि इस बारे में घर में किसी के साथ भी कुछ बात करने का मुझे साहस नहीं था। लेकिन कुछ दिन बीत गए जब मैं घर के वातावरण में सबके साथ हिल मिल गई, सहजता से बातचीत करने लगी सबके साथ। तब मैंने एक दिन अपने पति राघव से इस बारे में पूछा, ये क्या व्यवहार है आप लोग का अपने पिता के साथ में? तुम सब लोग अच्छा भोजन करते हो, लेकिन तुम्हारे पिता इतने बूढ़े हैं, फिर भी बेचारे बसाता हुआ बासी अन्न खाते हैं। तुम लोगों को उनके सामने बैठ के ताज़ा और गर्मा गर्म भोजन करते हुए कैसे कुछ बुरा नहीं लगता? मेरी बात सुनकर शांत स्वभाव वाला राघव अचानक ही गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगा, तुम इस घर के कामों के बीच में अपनी दखलंदाजी मत करो। मेरे माँ पिता के मामले में कोई बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तब मुझसे उस बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारे घर का मामला है। राघव की ये बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं भी तो इस घर का ही एक हिस्सा हूँ, लेकिन कितनी आसानी से राघव ने मुझे ये उनके घर का मामला है ये कह के चुप कर दिया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस घर की समस्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं बस आते जाते चुपचाप अपने ससुर जी के चेहरे को देखती रहती। उन्हें ऐसा बेबस हालत में देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता। एक तरह की बेचैनी हमेशा मेरे मन में बनी रहती। किसी से एक बात तक नहीं करते थे घर में। दिन भर चुपचाप अपने पलंग पे बैठे रहते। नाश्ता हो या भोजन हो, बेचारों को हमेशा बासी भोजन ही दिया जाता। मैंने यहाँ आने के बाद में उन्हें केवल 2 ही कपड़ों में देखा था हमेशा। वैसे तो मेरा ससुराल बहुत संपन्न है। मैंने अब तय कर लिया था कि मैं चुप नहीं रहूंगी और मेरी नंदों से इस बारे में बात करूंगी। बेटियां तो अपने पिता की लाडली रहती हैं और उन्हें अपने पिता से खूब प्यार भी रहता है। अपने पिता के साथ माँ का ऐसा व्यवहार, इतना बुरा व्यवहार देखकर उन्हें क्या कभी कुछ बुरा नहीं लगा? घर के खासम खास व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। लेकिन एक बात अभी मुझे और परेशान करने वाली थी कि मेरी सासू माँ जो है, मुझसे बहुत अच्छी व्यवहार करती थी। मैं तो उनकी बहू थी। इसके बावजूद वे मुझे हमेशा अच्छा ताज़ा भोजन और फल सबसे पहले मुझसे पूछती और मुझे देती। फिर वे अपने पति के साथ ऐसी क्यों रह रही थी? वे हमेशा अपने पति पर गुस्सा रहती, मुंह फुला के ही उनसे बात करती और उन्हें हमेशा डांटती रहती। इस सबसे भी अधिक आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मेरी बड़ी ननद के लिए रिश्ता आया। लेकिन मेरी सासू माँ ने उस दिन मेरे ससुर जी को एक कमरे में बिठा दिया और उन्हें बाहर आने से सख्ती से मना कर दिया। लड़के वाले लोग आकर चले भी गए। मेरी ननद के रिश्ता उसी दिन पक्का भी हो गया। लेकिन मेरी सासू माँ ने उन लोगों के साथ में मेरे ससुर जी को मिलने नहीं दिया। एक बार बात करते हुए मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नेहा के ससुराल के लोग अभी तक ससुर जी से मिले नहीं हैं। मेरी बात सुनकर सासू माँ ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और बोली, नेहा की शादी पक्की हो गई है। अब शादी के दिन ही तुम्हारे ससुर उन लोगों से मिल लेंगे। सासू माँ की बात सुनकर मैं तो आश्चर्य से दंग रह गई। अरे बेटी का बाप ठेठ शादी के दिन ही बेटी के ससुराल वालों से मिलेगा? शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ससुर जी के साथ में सबका व्यवहार जैसा का तैसा ही बना हुआ था। मैंने नेहा से भी कहा, पिता के साथ ऐसे क्यों रहते हो तुम लोग? और तुम लड़कियां कुछ कहती क्यों नहीं? तुम अपनी माँ को समझाया करो ना। मेरी बात सुनकर नेहा ने जो मुझे जवाब दिया वो वही था जो मेरे पति ने मुझे जवाब दिया था। ये माँ और पिता के बीच का आपसी मामला है। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, वही तुम्हारे भले के लिए है। अगर माँ को ये बात समझ में आ गई कि तुम इस मामले में ध्यान दे रही हो, तो शायद माँ तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगी। नेहा की बात सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। वैसे नेहा सही कह रही थी। अगर सासू जी ने मुझे अपना शत्रु मान लिया, अपना दुश्मन मान लिया, तो शायद वे मेरे साथ भी ससुर जी के समान ही व्यवहार करेंगी। क्योंकि ससुर तो उनके पति थे, सबसे करीबी रिश्ता। उनको वे नहीं छोड़ रही थी, तो मैं तो उनकी बहू थी। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद में मेरी सासू जी ननद को लेकर बाजार में गई। नेहा की शादी की तैयारियां करने के लिए, शॉपिंग के लिए अब सासू माँ रोज ही बाजार में जाने लगी थी। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं है, तब मैं चुपचाप सारा बासी भोजन ले जाकर छत पर डाल आई। मेरे मन में ये था कि जब बासी भोजन बचेगा ही नहीं, तो ससुर जी को वो खाना भी नहीं पड़ेगा।
लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और उसका परिणाम मेरे ससुर जी को भुगतना पड़ेगा। बचा हुआ भोजन जब मैं छत पर डालकर आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे बर्तन धो धुआ के किचन में जमा कर रख भी दिए। फिर रात का भोजन बनाने लग गई। सासू जी के साथ में नेहा और छोटी ननंद भी बाजार में गई थी। उनके आने से पहले ही मैंने भोजन भी बना लिया और घर भी साफ सुफ कर लिया। मुझे मालूम था कि आज मेरे ससुर जी को वही भोजन मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि आज उन्हें बासी देने के लिए भोजन बचा ही नहीं था। लेकिन रात के खाने के समय मेरे आंखें आश्चर्य से और डर से फैल गई जब मैंने अपनी सासू माँ को ससुर जी को भोजन देते हुए देखा। ससुर जी के साथ उनका ये व्यवहार देखकर मैं अन्न का एक कौर भी गले से नीचे न उतार पाई और चुपचाप उठकर अपने रूम में चली गई। मेरे पति ने देखा था कि मैं भोजन किए बिना ही वहां से उठकर चली गई हूँ, लेकिन वो चुप रहा। सबका भोजन होने के बाद में मैं बाहर आई और मैंने सारा किचन समेटा, डाइनिंग टेबल भी समेटा। जब मैं अपने रूम में गई तब मेरे पति राघव ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और पूछा कि मैंने भोजन क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ध्यान मेरी तरफ था कि मैंने भोजन नहीं किया है। लेकिन मेरे पति पर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वे अपने पिता के साथ में होने वाला इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे सहन कर सकते हैं। क्रोध के कारण मेरी आंखें बहने लगी। मैंने अपने पति से कहा, मुझे डर है कि मेरा बेटा भी तुम जैसा ही होकर, जैसे तुम अपने पिता को तकलीफ में देख कर भी चुप रहते हो, ऐसे ही वो भी शायद तुम्हें करेगा। एक एक अन्न का कौर के लिए वो तुम्हें तरसाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा पति दंग रह गया। मैं क्या बोल रही हूँ? राघव ने मुझसे पूछा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैंने राघव की तरफ देखा और रोते रोते बोली, जब तुम अपने पिता के साथ में ऐसा व्यवहार होते देखकर चुप रहते हो और उनके ऊपर माँ जो अत्याचार करती है आंखें मूंद कर बैठे रहकर सहन कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरी बात सुनकर राघव ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम चुपचाप आराम करो। जब किसी बात के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। राघव ने अपनी बात पूरी की और सो गए। लेकिन मेरे मन में तो जैसे आग लगी हुई थी। मुझे ये विचार बेचैन के दे रहे थे कि अगर भगवान ने इन लोगों के इस व्यवहार का हिसाब मांगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये लोग क्या जवाब देंगे। और अगर मेरे बच्चे राघव के साथ ऐसे ही रहने लगे तब राघव क्या करेगा? राघव को अगर इसी तरह का व्यवहार मिला तो, क्योंकि कर्म के फल तो इसी जगत में मिलते हैं और जो कुछ हम करेंगे वही तो हम भुगतेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो फल आएंगे। सारी रात मैंने करवटें बदलते बिता दी। मुझे एक करवट चैन न था और मेरी आंखों के सामने रात के भोजन का दृश्य हो कर नाच रहा था। बताऊं आपको कि मेरी सासू माँ ने क्या भोजन परोसा था ससुर जी को? मेरी सासू माँ ने ससुर जी के थाली में 2 तरकारियां कच्ची बिना पकी हुई और गेहूं का आटा एक कटोरी भर रख दिया था। एक कटोरी में थोड़े चावल रख दिए थे बिना पके। ये देखकर मेरी जान गले में आकर अटक गई थी। इसी के साथ इस तरह का भोजन देकर और मेरी सास ससुर जी को बहुत डांटती भी जा रही थी। लेकिन राघव, नेहा और छोटी ननंद तीनों अपना अपना खाना मजे में करते हुए बैठे थे। उन्हें लग रहा था जैसे घर में कोई अजीब बात हो ही नहीं रही है। सासू जी अपने पति से ये कह रही थी, तुमको ताज़ा भोजन करने का बहुत शौक है ना, तो ये लो, ये एकदम ताज़ा ताज़ा खाना है। तुमने जानबूझकर बासी भोजन छत पे जाकर डाल दिया ना, तो अब तुम्हें इसी भोजन से अपना पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर जी इतने बेबस थे, इतने लाचार थे, मुझे उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। भोजन तो मैंने जाकर छत पे फेंका था और उसकी सजा बेचारे ससुर जी को भुगतनी पड़ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने सासू माँ को उसी पल ये बता सकूं कि बासी भोजन मैं छत पे डाल के आई हूँ, ससुर जी नहीं। डर और दुख की वजह से मेरे गले से एक कौर नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे रात बीती। सुबह मैं अपने कमरे से बाहर आई तो सामने आंगन में ससुर जी टूटी हुई पलंग पे बैठे हुए पूजा कर रहे थे। अभी अंधेरा अंधेरा ही था, घर में कोई उठा नहीं था, सब सो रहे थे। मैं जाकर ससुर जी के पास में बैठ गई। जब उनकी पूजा संपन्न हो गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्या हो गया बेटा, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ गई?
उनका प्रश्न सुनकर मेरी आंखें फिर से डबडबाई और मैंने उन्हें बताया कि बासी भोजन मैं खुद छत पर डाल के आई थी और उसकी सजा आपको भुगतने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस काम की वजह से आपको भूखा रह जाना पड़ेगा। मैंने उनकी माफ़ी मांगी। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे उठकर बैठने के लिए कहा। मैं उनके पास में बैठ गई। बेटी, इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ नहीं है। तुम तो मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हो, लेकिन मेरे नसीब में अब जिंदगी भर बासी खाना खाना ही लिखा हुआ है। ससुर जी की बात सुनकर मुझे फिर आश्चर्य हो गया। एक बात और मैं देख रही थी। कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पे सोए थे। इधर मेरी सासू माँ अपने बेडरूम में बड़े आराम से सो रही थी। आज तो मैंने ससुर जी से हिम्मत करके पूछ ही लिया, ऐसा क्या हो गया कि सासू माँ, राघव और दोनों ननदें तक आपके इस हालात पर सोचती नहीं है? और माँ जी आपके साथ में कितना बुरा व्यवहार करती हैं। घर में सब लोग ताज़ा भोजन करते हैं, लेकिन आपको 2-2 दिन पुराना बासी भोजन ही परोसा जाता है। मेरी बात सुनकर ससुर जी धीमे से मुस्कुराए, फिर बोले, मुझे खुशी है बेटी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है और मेरा इतना ख्याल करती है, मेरी इतनी फिक्र करती है। लेकिन बेटी सुनो, तुम्हारी सासू माँ मेरे साथ में बुरा व्यवहार नहीं करती है। मेरे बच्चे भी बुरे नहीं हैं, बल्कि मैं वही भुगत रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ पहले। ससुर जी की बात सुनकर मुझे आश्चर्य के धक्के पर धक्के बैठ रहे थे। इतना सब होने के बाद भी वे अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहे थे। लेकिन उनकी हालत देखकर मेरा मन दुख से जले जा रहा था। ठंड बहुत थी और अभी अंधेरा था। अभी कोई भी अपने रूम में से उठकर बाहर नहीं आया था। मैं शॉल लपेटते हुए मेरे ससुर जी के पास ही बैठी रही। धीरे धीरे वे मुझे बताने लगे। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरा रोम रोम आश्चर्य और भय से खड़ा हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि जब उनकी शादी हुई तब मेरी सासू माँ केवल 16 वर्ष की थी। उन दोनों की आयु में बहुत फर्क था। मेरी सासू माँ 16 साल की लड़की थी और मेरे ससुर 32 वर्ष के पुरुष थे। वे बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर ही उनका विवाह देर से किया। कारण यह था कि घर में अकेले कमाने वाले पुरुष वो थे। 6 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी माँ ने पहले अपना घर बनवाया, उसके बाद में लड़कियों की शादियाँ करवाई। इसके बाद ही उन्होंने अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा। उन्होंने जानबूझकर ही बहू कम उम्र की लाई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कम उम्र की लड़की को वे दबाकर रख सकेंगी। ससुर जी बता रहे थे कि जब विवाह होने के बाद मेरी सासू माँ घर में आई तो पहले दिन से ही मेरी सासू माँ को एक नौकरानी के समान व्यवहार मिला। उनकी सासू माँ उन्हें समय पर खाना तक नहीं देती थी। उनसे खाना तो बनवाती, लेकिन तैयार खाना उनकी लड़कियां जो उसी शहर में रहती थी उनके घर भिजवा देती। और मेरी सासू माँ के हिस्से में हमेशा बासी भोजन ही आता। लेकिन मेरी सासू माँ कम उम्र की और गरीब घर की होने से कभी इस बारे में शिकायत नहीं करती थी। अपनी माँ का अपनी पत्नी पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर भी चुप ही रहते। विवाह के 1 वर्ष बाद ही सासू माँ जब 17 वर्ष की हुई तब राघव का जन्म हुआ था। पेट भर खाना न मिलने की वजह से सासू जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर थी। सासू माँ की नंदे यहाँ आकर उन्हें परेशान किया करती। ससुर जी की नौकरी तो बहुत अच्छी थी, सरकारी जॉब था, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी के लिए एक समय के अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं करवा सकते थे। लेकिन जब उनके बहनें आती तो उनके लिए घर में अच्छे अच्छे पदार्थ मेरी सासू माँ के द्वारा ही बनवाए जाते थे। उनकी सासू माँ दिन भर उनके साथ किचन में खड़ी रहती, जिससे कि बनते हुए भोजन में से वो थोड़ा सा भोजन भी खुद के लिए नहीं रख सकती थी। सारा भोजन खत्म करवाने के बाद ही सासू माँ को भोजन करने के लिए उनकी सासू माँ कहती। उन्हें मालूम होता था कि अब ताज़ा भोजन जरा सा भी नहीं बचा है। इस तरह से मेरी सासू माँ को हमेशा ही घर में बासी भोजन ही खाने को मिला। इसके बावजूद मेरी सासू माँ ने पति से कभी शिकायत नहीं की थी। उन्हें मालूम था कि जब पति ये सब देख रहे हैं तो मुंह से वो और शिकायत करके होगा क्या। राघव के साथ उसका जुड़वा भाई भी पैदा हुआ था, लेकिन कमजोर स्थिति की वजह से वो जन्मते ही पैदा होते ही मर गया था। इस वजह से मेरी सासू माँ की तबीयत और खराब हो गई थी और कुछ समय के लिए वो बिस्तर से लग गई थी।
जब तक वो एक काम करने लायक थी तब तक तो इन सब लोगों ने उनसे सारे काम करवा लिए थे, लेकिन जब काम करने लायक नहीं रही तब राघव की दादी ने अपनी बहू यानी कि मेरी सासू माँ को उनके रूम में रख दिया। अब वो खुद उठ के भोजन भी नहीं बना सकती थी, तो कभी कभी उन्हें भूखों भी रह जाना पड़ता था। बासी अन्न भी उनके हिस्से नहीं आता था। ससुर जी की 6 बहनें उनकी कमाई पर मज़े करती थी, लेकिन उनकी खुद की पत्नी दिन दिन भर खाली पेट परेशान दुखी हुआ करती थी। दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इस शहर में उसका वैसे भी कोई नहीं था और गरीब घर से आई थी, तो पीहर वालों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं। पीहर वालों ने एक बार उसकी शादी कर देने के बाद में मुड़कर उसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली थी। इस वजह से उनकी सासू माँ का साहस बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद सासू माँ को 2 लड़कियां भी पैदा हुई, नेहा और छोटी वाली ननद। दिनों दिन सासू माँ की तबीयत खराब ही होती जा रही थी। एक दिन राघव की दादी ने देखा कि अब तो सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है और शायद ही वो कभी बिस्तर से उठकर घर के कामकाज देख पाएंगी, तो उन्होंने सासू माँ पर झूठे आरोप लगाकर मेरे ससुर को मजबूर किया कि वे सासू माँ से तलाक ले लें और दूसरा विवाह कर लें। ससुर जी ने यह बात मानने से इनकार किया, तो राघव की दादी ने आत्महत्या कर लेने की धमकी दे दी उन्हें। मजबूर होके ससुर जी को मेरी सासू माँ को तलाक देना पड़ा, लेकिन दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। सासू माँ घर में ही रही। आज ससुर जी की ये बात सुनकर मेरा रोम रोम गुस्से से और नफरत से कांप रहा था। मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं है और अभी भी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये बात मेरे लिए इतनी विस्मयकारी थी कि किसी तरह मेरे गले नहीं उतर रही थी। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सासू माँ को इसी घर में रहना पड़ा। वे पहले भी नौकरानी के समान जिंदगी जी रही थी और अब तो उनका वजूद मिट्टी जैसा हो गया था। बहुत बुरी परिस्थिति में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और देखते देखते कुछ सालों में ही उनकी स्थिति और बिगड़ गई। कुछ समय बीता, उनकी सासू माँ यानी कि राघव की दादी की मृत्यु हो गई। मेरे ससुर जी भी रिटायर हो गए। धीरे धीरे उनकी बहनें भी अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गई। फिर ये भी बात थी कि अब भाई रिटायर हो चुका था, उसके पास में इतना पैसा नहीं था जिसके ऊपर वे लोग यहाँ मायके में आकर मजे करेंगी। अब उन लोगों का भी आना लगभग बंद सा हो गया था। इधर राघव बड़ा हो गया था, उसने अपनी जिम्मेदारी संभाली। अपनी माँ पर होने वाला सारा अत्याचार और दुर्व्यवहार उसने अपनी आंखों से देखा हुआ था। ससुर जी की रिटायरमेंट के बाद में उसकी नौकरी शुरू हो गई। शुरुआती में छोटी मोटी नौकरी करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ साथ घर का खर्चा भी चलाने लगा। धीरे धीरे घर में राघव और उसकी माँ का महत्व बढ़ता गया। समय का चक्र तेज गति से घूम रहा था और हालात अब पूरी तरह से बदल चुके थे। और अब मेरी हालत घर में वही हो गई थी जो मेरी माँ के जमाने में मेरी पत्नी की थी। अब मैं मजबूर और बेबस हो चुका था। अपनी पत्नी के दया पर निर्भर रहने वाला एक लाचार आदमी बन चुका हूँ। मुझे पूछने वाला कोई नहीं। हम दोनों का तलाक हो चुका था, फिर भी राघव की माँ इसी घर में रह रही थी। इसकी वजह यही थी कि उसके मायके से उसे कोई पूछने वाला नहीं था, तो मेरी माँ को एक अच्छी नौकरानी मिली हुई थी। उसे भी कहीं जाने के लिए और जगह नहीं थी, तो वो इसी घर में बनी रही। पहले वो मजबूरी वश यहाँ रहती थी और मैं इस घर में आराम से रहता था। आज हालात बदल चुके हैं। आज इस घर में रहना मेरी मजबूरी बन गई है और वो अब मालकिन बन गई है। मैं उसे इस घर से निकाल नहीं सकता था। इसका कारण ये था कि अगर वो निकल जाती तब तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाता और इस बड़े घर में मैं अकेला रह के क्या करता जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। मेरे बच्चे तक मुझसे नफरत करने लगे थे। समय बीतने के साथ में राघव के माँ के मन में मेरे लिए जो प्रेम था शुरुआत के दिनों में, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। प्रेम तो छोड़ो, सहानुभूति का जरा भी अंश नहीं था। अब तो वह भी मुझसे नफरत करने लगी है, क्योंकि शादी के शुरुआती वर्षों में जब एक पत्नी अपने पति का साथ चाहती है, मैंने नहीं दिया था। मैंने उस पर कभी दया नहीं दिखाई, मैं बल्कि हमेशा माँ का ही साथ दिया करता। मैंने अपनी माँ का पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार का भी कभी विरोध नहीं किया। मैं अपनी बहनों से प्यार करता था, लेकिन मेरी बहनों ने कभी राघव की माँ को सम्मान नहीं दिया और ना ही कभी प्यार के 2 बोल बोले, बल्कि मेरी बहनों ने हमेशा ही मेरा और मेरी पत्नी का फायदा उठाया। जब मैं हालात से लाचार हो गया
तो सभी मुझे छोड़ के चली गई। तब जाकर मुझे इस बात का भान हुआ कि मेरे लिए मेरी पत्नी कितनी ज़रूरी है। अगर समय पर मैंने अपनी पत्नी को उसका वाजिब हक दिया होता जिसकी वो हकदार थी, तो शायद मैं भी अपनी सही जगह पे होता। इस घर का मुखिया था तो मुखिया बना रहता। मेरे बच्चे भी शायद मुझ पर प्रेम करते, मुझसे सहानुभूति रखते। मेरी पत्नी ने मुझे अपने सिरमौर बनाकर रखा होता, लेकिन मैंने तो अपना हर रिश्ता अपने हाथों खुद बर्बाद किया था। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार होते हुए देखकर भी मैंने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। उसका परिणाम मैं आज तक भुगत रहा हूँ। इसमें राघव की कोई गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ननदों की और ना ही तुम्हारी सास की। उनकी जिंदगी में उन्होंने वही देखा जो आज वो मुझे दे रहे हैं। जिस दुख और तकलीफ से वे लोग गुजरे, आज उसका बदला वे लोग चुका रहे हैं। लेकिन आप इन सब की कभी कोई शिकायत क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप सहन करते जाते हैं? बेटी, ये सब मैं इसलिए सहन करता हूँ कि शायद इसी तरह से मुझे मेरी पत्नी के साथ किए हुए अत्याचार और दुर्व्यवहार के लिए पत्नी और भगवान की तरफ से माफ़ी मिल जाए। ससुर जी अपनी बात, अपनी जिंदगी की कहानी मुझे बताकर चुप हो गए थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आज मुझे समझ में आया था कि सासू जी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे रखती है, क्योंकि जो तकलीफ, जो दुख उन्होंने सहा था, उससे वे मुझे दूर रखना चाहती थी। मैं अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश थी। बस दुख था तो ससुर जी के प्रति। मेरी सासू जी ने मुझे पूरा सम्मान दिया हुआ था। मैं आंखें पोंछ रही थी। मैंने देखा दिन चढ़ता जा रहा है। घर के सदस्य अपने अपने रूम में से बाहर आने लगे थे। मैं अपने आंखें पोंछकर किचन में पहुंच गई। एक नए दिन की शुरुआत हो गई थी। मेरे ससुर जी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थे और अब मैं यह सोच रही थी कि किसी भी तरह से मैं अपनी सासू माँ से अपने ससुर जी को माफ़ी दिलवा दूं। आखिर भगवान भी तो अपने भक्तों के हजारों पाप माफ कर देता है। फिर हम तो इंसान हैं, क्या हम इंसान एक दूसरे की गलती को माफ नहीं कर सकते? धीरे धीरे मेरी कोशिशें रंग लाई और मेरी सासू माँ का व्यवहार ससुर जी के प्रति बदलने लगा। जब सासू माँ का व्यवहार बदलने लगा तो राघव, नेहा और छोटी ननद, इनका भी व्यवहार बदलने लगा अपने पिता के प्रति। अब मुझे लग रहा था कि अब सासू माँ धीरे धीरे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगी, और ये हो भी रहा था। भले अभी उनका रिश्ता एकदम नॉर्मल नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें बासी भोजन दिया जाना धीरे धीरे कम हो गया था। हालांकि जो बचता वो तो उनके हिस्से का ही माना जाता था। धीरे धीरे बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही थी कि भविष्य अच्छा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने पिता के साथ में इस दुर्व्यवहार को कम करना ही होगा। पिता के प्रति तटस्थता अब बच्चों की धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अच्छे भविष्य के लिए घर के बड़ों का आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरे लिए एक एक दिन निकालना कठिन हो रहा था। मैं चाहती थी कि मेरे घर के जो मुखिया है, मेरे ससुर, उन्हें उनका सही स्थान मिलना ही चाहिए। लेकिन ये बात तो सूर्य प्रकाश जितनी साफ है कि जो पति जवानी के दिनों में अपनी पत्नी को आदर, सम्मान और उसके हक नहीं देता, बुढ़ापे में उसे अपमान सहन करना ही पड़ता है। जब मैंने राघव से ये बात कही कि जो व्यवहार तुम अपने पिता के साथ कर रहे हो हमारे बच्चे भी देखेंगे, तब भविष्य क्या होगा मैं कह नहीं सकती। राघव को मेरी बात समझ में आ रही थी और मैं इस बात को लेकर बड़ी खुश थी कि राघव के मन पर मेरे कही बातों का असर हो गया था। अब उनका व्यवहार अपने पिता के प्रति बहुत नरमाई भरा हो गया था। लेकिन सबसे कठिन बात तो मेरी सासू माँ को समझाना था। इस काम में मेरे पति ने मेरा साथ दिया और धीरे धीरे करके हम ससुर जी को घर में उनका सही स्थान देने में सफल हो गए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बासी भोजन, ये कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, ये बात 100% की बात है कि आज हम जिस पेड़ का बीज लगाएंगे उसमें फल वैसे ही उगेंगे। आज हम जो कर्म करते हैं उसका जवाब हमें भविष्य में देना ही पड़ता है। हमें उसी तरह का व्यवहार भुगतना पड़ता है जैसा कि हमने कभी किसी के साथ किया हो।
भगवान ने मनुष्य के अंदर क्षमा नाम का एक बहुत बड़ा गुण दिया है। इसी की वजह से वो इंसान है और भगवान के समतुल्य भी हो सकता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मीनाक्षी ने अपने ससुर को घर का मुखिया का स्थान दिलाकर एक बहुत बड़ा आदर युक्त काम किया था। क्या सासू माँ का व्यवहार ससुर जी के प्रति सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।